हेलो, मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत हम पेपर सेकंड में भारतीय विदेश नीति का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने शुरू में देखा कि भारतीय विदेश नीति के क्या आधारभूत तत्व हैं। नेहरू युग, जो कि एक इम्पोर्टेंट युग कहा जाता है भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में, उसकी क्या मुख्य विशेषताएं रहीं। नेहरू युग में किस प्रकार से भारत ने विदेश नीति को अडॉप्ट किया। बात करते हैं हम भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत नेहरू युग के बाद शास्त्री युग की। नेहरू जी के निधन के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो कमान संभाली, तो उन्होंने बहुत ही कुशलतापूर्वक अपनी विदेश नीति का संचालन किया। नेहरू के आदर्शवाद को रखते हुए भी उन्होंने राष्ट्रीय हित की दृष्टि से यथार्थवादी दृष्टिकोण या नीतियां अपनाई। जैसा कि इनकी जो मुख्य विशेषताएं थी वो थी पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध। शास्त्री जी ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर विशेष ध्यान दिया और अपनी विदेश नीति में बड़ा परिवर्तन करते हुए उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंधों को स्थापित किया। शास्त्री जी के समय में ही 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ और इससे दोनों देशों के बीच जो युद्ध हुआ और कच्छ का जो समझौता हुआ, उसमें शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत ने खुलकर युद्ध में भाग लिया और पाकिस्तान को पराजित किया। किंतु जब पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सैनिक कार्यवाही प्रारंभ की, तो सैनिक विशेषज्ञों ने यह मत प्रकट किया कि स्थिति का यही तकाजा है कि विशाल पैमाने पर जवाबी हमला किया जाए। शास्त्री जी ने बिना किसी हेजिटेशन के विशेषज्ञों के तर्क को स्वीकार किया और इस युद्ध में पाकिस्तान की वायु और टैंक शक्ति तहस-नहस कर दी, जबकि भारत की अगर हम हानि की बात करते हैं तो वो बहुत कम रही। भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौता किया गया। कश्मीर में हमारी सेना ने अत्यंत संतोषजनक कार्रवाई की और युद्ध विराम रेखा पर स्थित महत्वपूर्ण हाजी पीर पास पर कब्जा कर लिया। यूएनओ के हस्तक्षेप के कारण दोनों में युद्ध विराम घोषित हो गया। सोवियत संघ ने प्रस्ताव रखा कि शास्त्री तथा अयूब खां ताशकंद में मिले। कोशिशिन चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान युद्ध को त्याग दें और कश्मीर समस्या तथा अन्य जो मतभेद हैं उन्हों पर शांतिपूर्ण ढंग से बात करके समझौता कर लें। 10 जनवरी 1966 को कोशिशिन के प्रयास से भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद पर एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार युद्ध पूर्व की सीमा रेखा पर दोनों देशों ने लौटना स्वीकार कर लिया। भविष्य में अपने संबंधों को मित्रता और सहयोग के आधार पर विकसित करने का निश्चय किया। ताशकंद समझौते की अगर हम समीक्षा करें तो इससे भारत को काफ़ी नुकसान हुआ। उसे न सिर्फ उन प्रदेशों को छोड़ना पड़ा जो युद्ध के मैदान में उसने जीते थे, बल्कि कश्मीरी प्रदेशों को भी छोड़ना पड़ा जिन पर वैधानिक दृष्टि से उसका अधिकार था। लेकिन उसने मित्रतापूर्ण संबंध पाकिस्तान से बने रहे, इसलिए इस समझौते को स्वीकार किया। और इस संदर्भ में शास्त्री जी के विदेश नीति की आलोचना भी की जाती है कि उनकी अपनी कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं थी, विचारधारा नहीं था। कच्छ संघर्ष में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विल्सन की मध्यस्थता शास्त्री जी ने स्वीकार की और उसके कारण कच्छ का सवाल अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के सुपुर्द करने के लिए राजी हो गए, जिसका नतीजा जो होना था वही हुआ। भारतवर्ष को 10% खुश्क भूमि से हाथ धोना पड़ा। कश्मीर पर पाकिस्तान के घुसपैठियों द्वारा किए गए हमले का जवाब भारत ने जरूर दिया, लेकिन इस लड़ाई में भारत के जीत की निर्णायक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सोवियत संघ की मध्यस्थता स्वीकार की और ताशकंद में किसी विवादास्पद प्रश्न को हल किए बिना ही समझौता कर लिया गया। और भारत ने जो ये समझौता किया वो भारत के लिए बहुत ही कहना चाहिए कि हानिकारक रहा।
बात करते हैं हम भारतीय विदेश नीति के इंदिरा युग की। इंदिरा जी का जो कार्यकाल था वो उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला 1966 से 77 तक और दूसरा 1980 से 1984 तक। प्रथम कार्यकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने नेहरू द्वारा प्रतिपादित बुनियादी नीति का पालन करते हुए बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार आचरण करने की क्षमता का परिचय दिया। 10 वर्षों में भारत ने न केवल विश्व शांति बनाए रखी वरन एशिया और अफ्रीका में ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि जिससे आर्थिक प्रगति हो सके और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को बढ़ावा दे सके। भारत की जो विदेश नीति थी उसमें जैसा कि कौटिल्य ने विदेश नीति के 6 गुणों पर चर्चा की थी, इंदिरा गांधी ने समय समय पर कौटिल्य की इन्हीं विदेश नीति को बारी बारी से आजमाने का प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि भारत अपनी प्रतिरक्षा के लिए अधिक दिनों तक शक्तिशाली राष्ट्रों पर भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले साम्यवादी विस्तारवाद और अमेरिकी विस्तारवाद के बीच में संतुलन को साधने के लिए भारत की विदेश नीति में परिवर्तन किया और क्रांति के मार्ग को अपनाया। उन्होंने दुनिया की शांति की नकली और सतही चेष्टा में शांति की कबूतरबाजी में देश के बुनियादी हितों को होम नहीं होने दिया। विदेश नीति के उनके प्रमुख क्षेत्र थे दक्षिण पूर्व एशिया, अरब इसराइल, हिमालय में नेपाल और भूटान, हिंद महासागर, भारत पाक चीन का त्रिभुज और अनुभव। विदेश नीति की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार कह सकते हैं हम। सबसे पहले पड़ोसी देशों के साथ संबंध। इंदिरा गांधी ने 1967 में बर्मा के साथ समझौता किया और 74 में श्रीलंका के साथ समझौता किया और जो मतभेद थे वो शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो 2 दृष्टियों में विशेष योगदान दिया, पहली तो यह कि भारत के विश्व संबंधी दृष्टिकोण में उपमहाद्वीपीय मसले को सबसे अधिक महत्व दिया और दूसरी जैसी स्थिति हो उसके अनुसार सहयोग की नीतियों द्वारा उपमहाद्वीप में संबंधों का विकास किया जाए। उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो जहाँ तक हमारे निकटतम पड़ोसी पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों का सवाल है, वह दशक के आरंभ में परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि उस समय ताशकंद की जो घोषणा हुई थी उससे दोनों देशों की जो समस्याएं थी उनको अच्छी तरह सुलझाने का रास्ता खुला था। हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ भारत अच्छे संबंध बनाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की जो मनोवृत्ति और रवैया था वो विकृत था और उसके बाद की वे सब घटनाएं घटी जिनका दिसंबर 1971 में सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण सैनिक युद्ध में अंत हुआ और इस युद्ध में भारत की सशस्त्र सेनाओं को गौरवपूर्ण विजय प्राप्त हुई। लेकिन भारत विचलित नहीं हुआ, स्वयं युद्ध विराम की घोषणा कर दी और 71 के संघर्ष के दौरान विजित क्षेत्रों से अपनी सेनाएं भी हटाने को तैयार हो गया। 72 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का एक दूसरा प्रमाण है। बांग्लादेश के साथ घनिष्ठ राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित किए गए और ढाका के साथ शांति, मैत्री और सहयोग की एक 25 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसी प्रकार से हम बात करते हैं एशियाई देशों के साथ संबंधों की। भारत चाहता था कि जो एशियाई देश हैं वो आपस में शांतिपूर्ण तरीकों से अपने मतभेदों को सुलझाएं। भारत ने आसियान के तत्वाधान में इस क्षेत्र में देशों के बीच प्रादेशिक सहयोग का स्वागत किया और दक्षिण पूर्वी एशिया की शांति, स्वाधीनता और तटस्थता के एक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की उसकी भावना का समर्थन किया। अगस्त 1974 में इंडोनेशिया के साथ महाद्वीपीय